जी अस्सलाम वालेकुम। सो आवर टुडेस टॉपिक इज ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रिमेटॉइड आर्थराइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। बड़ा आसान सा टॉपिक है। दोनों डिजीजेज में डिफरेंसेस भी हैं, बट स्टिल जो है स्टूडेंट्स जो है एमसीक्यूज में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है उनको। बट वी विल ट्राई टुडे कि हम दोनों को इस तरह अलग-अलग रखें कि जो कंफ्यूजन है वो ना क्रिएट हो। ठीक है। अच्छा, किसी भी उस पे डिटेल डिस्कशन पे जाने से पहले आपको एक जॉइंट्स की वैसे में एक सिंपल सी चीज एक दफा डिस्कशन कर लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैंने फीमर बनाई है, तो इसकी आर्टिकुलर सरफेस किसके साथ होगी? ये टिबिया के साथ होगी। दिस इज टिबिया, नी जॉइंट है ये। ठीक है, दिस इज फीमर। अब ये जो दो जॉइंट्स आपस में ये जॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आपस में ये इंटरेक्ट कर रही हैं, ये दो बोन्स हैं। इन दो बोन्स के ऊपर जो है ना, ठीक है, कवर कवर लगा हुआ है। और ये कवर किस चीज का है? कार्टिलेज का। ठीक है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये दो कार्टिलेज, दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस पे कार्टिलेज होता है। और इसी कार्टिलेज के नीचे मिसाल के तौर पे ये बोन है, ये एक बोन है। ठीक है, ये कार्टिलेज है। इसके नीचे, इसके और बोन के दरमियान में, इस कार्टिलेज और बोन के दरमियान में जो डिस्टेंस चीज डेवलप होती है तो उसे कहते हैं सब कॉन्ड्रल, यानी कार्टिलेज के नीचे। ठीक है, सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस की टर्म भी आपने देखी होगी। तो वो यानी कार्टिलेज के नीचे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो कर लेते हैं। अच्छा, साथ होता है ये जॉइंट कैप्सूल होता है। ठीक है, अब इस जॉइंट कैप्सूल की इनर लाइनिंग जो होती है ना, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन की होती है। ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना, ठीक है, यही साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। अब ये एक तो आपका ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, दिस इज दी कार्टिलेज। अब यहाँ पे दो आर्टिकुलर सरफेसेस के आपस में एक तो कार्टिलेज आ गया, और फिर दरमियान में यहाँ पे सारा ये साइनोवियल फ्लूइड बना रही होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो आ गया। ये दो चीजें जो है ना मिला के यहाँ पे स्मूथनेस को इंश्योर करती हैं जॉइंट के बीच में। ठीक है, और फ्रिक्शन को कम से कम करती हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो पाए। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यही प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। पहले जरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये डिटेल से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक है भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ये अब आपका कार्टिलेज मैंने बना दिया। ठीक है। अच्छा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना आपकी वियर एंड टीयर की बीमारी है। वियर एंड टीयर, आपका जितना भी जो एज है ना, जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस करना है, जॉइंट ने आपस में, दोनों जॉइंट्स ने, ठीक है, जॉइंट के आपस में दो बोन्स ने, दो आर्टिकुलर सरफेसेस ने आपस में रगड़ खानी ही खानी है। अब ये रगड़ खा खा के अल्टीमेटली दिस वियर एंड टीयर विल कॉज सर्टेन चेंजेस। दैट इज वाई ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है ऑन गोइंग। ठीक है, आप इसे स्लो डाउन कर सकते हो, आप इसे रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको खत्म उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ये वियर एंड टीयर जो है जॉइंट्स की, अल्टीमेटली
ज्यादा होते होते प्रॉब्लम का बायस बनती है। और दिस इज अ स्टडी के 40 इयर्स की एज में दुनिया की 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन में 40 इयर्स की एज में किसी ना किसी वेट बीयरिंग जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस का एविडेंस मिल जाता है। ये नहीं मैं बात कर रहा कि सिम्टम आ जाते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ 40 इयर्स 90% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें कोई ना कोई एक एविडेंस आपको जरूर मिल रहा होता है वेट बीयरिंग जॉइंट में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का। क्यों? बिकॉज इट इज अ वियर एंड टीयर, इट इज स्लो प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक हो गया, एक तो ये है। दूसरा, अब आपको रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर ज्यादा तो जो है फीमेल, एज, एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जैसे अभी मैंने बताया ओल्डर एज में ज्यादा होती है फीमेल। ओबेसिटी, ठीक है। फिर जॉइंट ट्रॉमा। अच्छा, ट्रॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, दिस इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बट जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो दैट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्यों? मिसाल के तौर पे आप रनिंग कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में डिफरेंट तरह की आपकी कंपेटिटिवनेस की वजह से आपको एक इंतहाई जो है वो एक्सर्शनल किस्म की और डिफरेंट किस्म की अप्रोच रखनी पड़ती है, तो उसमें इंजरीज भी होती हैं। तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होता भी दो तरह का है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वो जो एज वगैरह के साथ होना ही होना है आपका टाइम के साथ, ठीक है। और एक होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका इंजरी के बाद होता है, किसी भी इंजरी के बाद, ठीक है, या किसी दूसरे फैक्टर की वजह से, लाइक इन्फ्लेमेशन। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ और उधर इन्फ्लेमेशन हुई, और उसकी वजह से फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये साथ में पैथोलॉजी के साथ, आपको ये लेक्चर तो बिल्कुल पैथोलॉजी के डिवीजन का है, बट मेडिकल के एस्पेक्ट्स भी, हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी थोड़े से इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ताकि लेक्चर एक तो ज़्यादा अच्छा फायदेमंद भी हो जाता है इस तरह, और दूसरा ये होता है कि एग्जाम में आपके वो पॉइंट्स, क्योंकि पैथोलॉजी के साथ ही मेडिकल भी जो यानी उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर्ड होते हैं, तो आपने भी कवर करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता होता है, ठीक है, कोई भी बना सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात हम कर लेते हैं। होता क्या है, एक तो ये होता है कि सब कॉन्ड्रल स्क्लीरोसिस होता है। स्क्लीरोसिस कहते हैं फाइब्रोसिस को, ठीक है। तो बोन का फाइब्रोसिस होगा कार्टिलेज के नीचे, जहां जहां वियर एंड टीयर होगी, ठीक है। ये आपस में इसकी यानी नॉर्मल जो एनाटमी है दैट विल गेट्स डिस्टर्ब। उसके अलावा बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह, बोन्स पर ऑस्टियोफाइट्स इस तरह की, वो ग्रो कर सकते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा आपकी जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है। अब ये देखें, इधर मैंने जॉइंट जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म कर दी है। तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि किस लेवल का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4, तो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड का है। सिविरिटी के लिहाज से आपकी जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होता है, और सिस वगैरह बन सकती हैं, स्पेशली बेकर सिस्ट या पॉप्लिटियल सिस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे जैसे, अच्छा,
पेन यूजली worsens with weight bearing। जब एक दफा सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं तो वेट बीयरिंग के साथ आपकी पेन वर्सन भी कर सकती है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स भी बाद में मैं साथ, ये जब इसके कंपैरिजंस कर लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे डिटेल में, तो वो भी आपको कराता हूँ। ठीक है, तो वेट जो है जब आपके जॉइंट्स पे आता है, दैट इज वाई द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट्स आर नी, हिप, हैंड्स भी, ठीक है, एंड फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये इसकी कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल सकता है। उसके अलावा सर्वाइकल, लंबर स्पाइन में भी इसका एविडेंस मिल सकता है आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? क्रॉनिक मैकेनिकल स्ट्रेस दैट डिस्ट्रॉयज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इन्फ्लेमेशन विद इनएडिक्वेट रिपेयर। ठीक है, अभी हमने बताया था कि आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ये बोन हमने बनाई थी और साथ हमने इसके ऊपर कार्टिलेजेस बनाए थे, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ही था। ठीक है, ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, ओबेसिटी इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी, ओल्ड एज, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ओ से याद रखिएगा। ठीक है, ये दो मेजर फैक्टर मैंने बताए हैं। ओबेसिटी इतना कॉमन फैक्टर है कि दीज डेज इवन, यानी मैंने आपको बताया 40 ईयर्स की एज में, ठीक है, 90% पॉपुलेशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस का एविडेंस होता है किसी ना किसी जॉइंट में, थोड़ा बहुत। ठीक है, अर्ली, बहुत मिनिमल चेंजेस जो अभी सिम्टोमेटिक फॉर्म में सामने भी नहीं आई होती। बट इवन 30 ईयर्स की एज में आई हैव सीन फीमेल्स जिन्होंने डेवलप किया हुआ था ऑस्टियोआर्थराइटिस। वाई? ड्यू टू ओबेसिटी। ओबेसिटी इतना बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। तो ये जैसे है कि क्रॉनिक मैकेनिकल स्ट्रेस, तो जो वेट है आपका, ठीक है, जब वेट ज्यादा होता है तो दैट लीड्स टू कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस। ठीक है, तो हिप जॉइंट पे, नी जॉइंट, दे बियर योर वेट, तो इन जॉइंट्स में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता भी है। ठीक है, अच्छा जी, प्रेजेंटेशन क्या होती है? पेन इन वेट बियरिंग जॉइंट्स आफ्टर यूज, इम्प्रूव्ड विद रेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल सी बात है कि वियर एंड टीयर है, तोड़ फोड़ है। ठीक है, तो कोई चीज नहीं यूज करेंगे तो वियर एंड टीयर होगी, या यूज करेंगे तो वियर एंड टीयर होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पेन इम्प्रूव्स विद रेस्ट, यानी यूज नहीं करेंगे तो वियर एंड टीयर नहीं होगी। ठीक है, तो पेन इम्प्रूव्स विद रेस्ट एंड पेन कम्स विद द एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इन्फ्लेमेशन का दिया हुआ है, इन्फ्लेमेशन विद इनएडिक्वेट रिपेयर। ठीक है, बट इन्फ्लेमेशन जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में, दैट इज वेरी मिनिमल, मिनिमल। ठीक है, दैट इज वाई इसके इसमें जॉइंट रेडनेस नहीं होती। जॉइंट्स की स्वेलिंग भी रेयर है, हो जाती है लेटर ऑन जब बहुत ज्यादा सिविरिटी होती है डिजीज की, बट रेयर है यूजुअली। ठीक है, और रेडनेस भी नहीं होती। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट के, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम से तो आइटिस आइटिस जहां भी आता है दैट शोज इन्फ्लेमेशन। ठीक है,
अगर आप कोई भी मेडिसिन की भी इवन बुक पढ़ेंगे, इसके इसके अंदर जितना भी ये मैं लेक्चर ले रहा हूँ आपका, इसमें उसको भी यूज कर रहा हूँ मैं। CMDT मेडिसिन की जो बुक है, ठीक है, उसको भी मैंने यूज किया। और उसमें भी इवन लिखा हुआ है कि इवन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, दे दे आर आल्सो नॉट रेज्ड इन दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ESR, CRP, और रेज होंगे भी तो बिल्कुल मिनिमम से। ठीक है, तो मिनिमल सी इन्फ्लेमेशन होगी वे, और इन्फ्लेमेशन ना होने के बराबर है, ठीक है इसमें। और अगर यूजली दे आर नॉर्मल, ESR एंड CRP, जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, और अगर होंगे भी रेज तो वेरी मिनिमल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है, लेकिन द इन्फ्लेमेशन इज मिनिमल। ठीक है, अभी जब रिमोटॉइड आर्थराइटिस को हम डिस्कस करेंगे तो आपको इस बात का पॉइंट का ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, हो सकता है राइट नी हो करे पहले, लेफ्ट हिप को कर ले। ठीक है, इस तरह डिफरेंट। तो लाजमी नहीं है कि अगर राइट नी है तो साथ लेफ्ट नी भी इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, और नो सिस्टेमिक सिम्टम्स, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन नहीं आती इसकी, स्पेशली जैसे कोई भी डिफरेंट आपके सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सिस्टेमिक सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं होता इसमें। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ओके, अब जॉइंट फाइंडिंग्स की बात है, तो ऑस्टियोफाइट्स हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि बोन स्पर्स वगैरह। ठीक है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग का बताया आपको। ठीक है, ये देखें, ये जॉइंट स्पेस नैरोइंग होगी ये। ठीक है, बिल्कुल दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस बताया आपको, और उसके अलावा सिस्ट वगैरह, लूज बॉडीज। अच्छा, उसके अलावा जॉइंट माइट्स माइस होते हैं। ये आपका फीमर, ये आपका टिबिया, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज ऊपर। ठीक है, चलें, अभी मैंने इसको पूरा ही बना दिया है, वैसे तो ये उधड़ा होता है। इसके टुकड़े जो है ना, वो ब्रेक हो के ना इधर आपकी जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं, कार्टिलेज के। तो दीज आर नोन एज जॉइंट माइस, जोड़ के चूहे। ठीक है, तो ये भी आपके, शायद इसने इसी को लूज बॉडीज लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। साइनोवियल फ्लूइड नॉन इन्फ्लेमेटरी साइनोवियल फ्लूइड होगा। इसमें WBC लेस देन 2000 होंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेमेशन मिनिमल होती है, ना होने के बराबर। ठीक है इसमें। अच्छा, हर्बर्डन नोट्स और ये सारे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जॉइंट है एक, ये दूसरा, ये यहाँ पे फिर आपके रिस्ट के जॉइंट्स बनते हैं, पांचों फिंगर्स के। ठीक है, पीछे ये आपकी कार्पल बोन्स होती हैं। मेटाकार्पल्स होती हैं, सॉरी। अच्छा, मेटाकार्पल, ये जॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये फिर प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, और ये
डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले आने वाला, पी से पहले, पी से प्रॉक्सिमल। ठीक है। नाउ दिस इज, पहले क्या आता है, बी आता है या एच आता है? तो पहले बी है, बी आता है, तो बुशार्ड नोड्स जो होते हैं ना, वो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर हम देखते हैं नीचे। ना भी हो तो मैं आपको बना देता हूँ अभी। ठीक है। और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में कौन सा होता है? हर बर्डन, ये बर्डन। ठीक है, ये बर्डन नोड्स। तो ये आपके, ये यहाँ पे फिर ये कार बोन्स वगैरह, कार्पल बोन्स, रिस्ट वगैरह के साथ बना लेगा सारा। ठीक है। ये है थंब है, और ये चार उंगलियां। खैर आपको समझाने के लिए बनाया है ये सारा। ठीक है। ये यहाँ पे थंब का बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। सो ये आपका सारा बुशार्ड नोड्स हैं प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे, और ये बर्डन नोड्स होते हैं डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स पे। ठीक है। दीज आर आल्सो कॉमन इन दी ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस वन इन्वॉल्व्स, ठीक है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। और मैंने बताया था साथ मेटाटार्सो फ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट मेटाटार्सो फ्लेंजियल जॉइंट फुट में। ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है? एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी है ना, फिजिकल चेंज। ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस फेवरिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी वो जॉइंट एक्सरसाइजेज जो के ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। दे दे आर मोर इम्पोर्टेंट, दे प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल देन एनी अदर मॉडिफिकेशन। ठीक है। अगर आप जॉइंट में इंजेक्शन लगवाते हैं ना, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, शायद अभी आगे जिक्र होगा भी, यस, इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आप जॉइंट में इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उससे इवन सुपीरियर है ये इनका रिजल्ट जॉइंट एक्सरसाइजेस का, एट रिडक्शन ऑफ पेन। अच्छा, दूसरा, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के साथ साथ वेट लॉस। ठीक है, 10% वेट लॉस रिजल्ट्स इन 50% रिडक्शन इन पेन। ठीक है। डेफिनेटली ये चीज जरूर डिपेंड करती है कि स्टेज कौन सी है जिस टाइम पे आप ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो ग्रेड ग्रेड 3 4 की उसको डिजीज है ऑलरेडी, उसको सिवियर डिबिलिटेटिंग इलनेस है, और अब आप, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसकी डेली की पेन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और एक्टिविटी पहले ही बहुत रिड्यूस हो चुकी हुई है, एंड ही इज अ कैंडिडेट फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो फिर ऐसे में तो जाहिर बात है रिजल्ट्स उस तरह नहीं आते, बट ये जनरल एक पॉपुलेशन में है जिसको पेन है, और उसकी अभी डिजीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू वेट लॉस, थ्रू दीज मेजर्स, सपोर्टिव मेजर्स। तो ये उस केस में बात हो रही है कि 10% वेट लॉस रिजल्ट्स इन 50% रिडक्शन इन पेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो जैसे मैंने पहले बताया था कि डिजीज को करने में ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है, इसी तरह डिजीज को ट्रीट करते हुए ओबेसिटी को कम करते हैं, जब आप वेट लॉस कराते हैं तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। एनसेड्स देते हैं। एनसेड्स के बारे में कहा जाता है कि अगर तो सिंगल जॉइंट है, ठीक है, तो प्रेफर करें टॉपिकल। और मोर देन वन जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो देन आप ओरल फॉर्म में या सिस्टेमिक जिसे कहते हैं वो ट्रीटमेंट लें। ठीक है। अच्छा, एनसेड्स का करते हुए आपको इसके साइड इफेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है। दो मेजर साइड इफेक्ट्स जो एनसेड्स करते हैं वो क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर, रिस्क इंक्रीजेज अगर आप साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ले रहे हैं, या आपको कोई और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है। और दूसरा जो मेजर ये करते हैं इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है। प्लस एनसेड्स नॉट दैट मच, लेकिन ये इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ एमआई। ठीक है। तो ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। वो जो आजकल दिए जाते हैं कॉक्स टू इनहिबिटर्स स्पेसिफिक। ठीक है। कॉक्स टू क्या है? एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। इस कन्वर्जन को जो कराता है वो कॉक्स कराता है, आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कराता है। ठीक है। ये कन्वर्जन। ठीक है। अब इसके एनसिड्स इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉक्स वन और कॉक्स टू होते हैं। ये आपका कंप्लीट टॉपिक आज मैंने आपको करा दिया है, ताकि मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो रहा है और ये इस तरह। अच्छा, कॉक्स वन क्या करता है? इसका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू होम्योस्टेसिस, टेसिस को मेंटेन करना। ठीक है। और कॉक्स टू क्या करता है? ये इंड्यूस कराता है साइटोकाइंस को। तो अब जो हमने पेन रोकनी है तो वो ज्यादा जो हमारा फायदेमंद होगा, या जो मेन मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू हम पेन रोकेंगे, दैट इज कॉक्स टू। ठीक है। ताकि क्योंकि ये साइटोकाइंस को और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को एक्टिवेट करा रहा है। ठीक है। लेकिन जब एनसेड्स जनरल एनसेड्स दिए जाते हैं तो वो इन दोनों को इनहिबिट करते हैं, कॉक्स वन को भी कॉक्स टू को भी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके के आपकी म्यूकोजल लाइनिंग में, और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो भी फिर अफेक्ट होता है। तो इस तरह ये एनसेड्स जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह कराते हैं। तो जब आप स्पेसिफिक कॉक्स टू इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, तो आपका गैस्ट्रिक अल्सर जो है उससे आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एमआई का रिस्क और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जो रीनल में है उसका रिस्क वो सेम एज लाइक अदर एनसेड्स वो रहते ही रहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर आल्सो एनसेड्स, कॉक्स टू इनहिबिटर्स। ठीक है। सेलिकॉक्सिब वगैरह। अच्छा जी, ये हमारी थी। अच्छा, उसके अलावा पेन रिलीफ के लिए नॉट मोर देन
नॉट मोर देन 4 times पर ईयर आप इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ट्राइएमसिनोलोन वगैरह। आपके लेवल पे ये काफ़ी है कि स्टीरॉयड्स आपको पता हो बस कि स्टीरॉयड्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पेन रिलीफ दे देते हैं, बट आपने साल में 4 दफा से ज्यादा नहीं लगवाने, और ज्यादा जब क्रॉनिकली लगवाते रहते हैं आप, तो ये भी कार्टिलेज को डैमेज करता है, तो जो बचा हुआ कार्टिलेज होता है वो भी डैमेज होता है मजीद, ठीक है। तो यही जो इसने लिखा है कि लॉन्ग टर्म थेरापी एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं रीमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। रीमेटॉइड आर्थराइटिस में जो एक दो मेन चीजें हैं ना, वो आप पहले हम देख लेते हैं। ये जॉइंट है आपका, कोई भी जॉइंट है, ठीक है। ये इसका आपका जॉइंट कैप्सूल है, ये साथ साइनोवियम थी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियम, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है जी, यहाँ पे हो रहा है साइनोवाइटिस। ये सबसे मेन इवेंट है, सबसे मेन चीज है जो कि तमाम तर जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की जो चीजें हैं ना, उसके अंदर रोल प्ले कर रही है, जो भी जॉइंट में चेंजेस आती हैं। साइनोवाइटिस जब होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस साइनोवियम जब होती है, तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को साइनोवियम के थ्रू इधर जॉइंट स्पेस में फेंकता रहता है। आपका साइनोवियम, आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी। नाउ इट इज इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। पहले हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या पढ़ा था, इट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। बट रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इट इज इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। अब ये जहां भी इन्फ्लेमेशन होगी और लंबे अरसे के लिए, मिसाल के तौर पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, इवन अगर आप देखें टीबी को, ठीक है, तो टीबी जब एसाइटिस कराता है, तो कुछ अरसे बाद उसे कहा जाता है लॉकुलेटेड एसाइटिस। लॉकुलेटेड क्या होता है, वहां पे आपस में फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है वहीं पे। तो ये भी, इधर भी फाइब्रोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा, और ये ग्रेनुलेशन टिश्यू बाद में यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन करा देता है। पेनस फॉर्मेशन इज सीन इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, यही चीज जाके बाद में, मिसाल के तौर पे एक साइड से जोड़ जो है आपस में जुड़ जाता है, एक साइड से उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, दूसरी साइड से डिफरेंट होती है। तो जॉइंट की जो डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, जॉइंट की जो एनाटमी है, जो ट्रू एनाटमी है, वो जो डिस्टर्ब होती है, वो भी इसी वजह से होती है। तो साइनोवाइटिस जो है, इट इज द की इवेंट, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अब साथ साथ हमने दोनों चीजों को कंपेयर भी करते जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजली ये क्या होता है, लेस देन 30 मिनट्स की जॉइंट स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में, और बहुत रेयर होता है कि मोर देन 15 मिनट्स हो, यूजली नॉट मोर देन 15 मिनट्स यूजली, ठीक है। बट लेस देन 30 मिनट्स होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है में, इसमें जॉइंट स्टिफनेस मॉर्निंग में 30 मिनट से ज्यादा होती है, यूजली अप टू सेवरल आवर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 घंटे की है, 2 आवर्स, 2 आवर्स की जॉइंट स्टिफनेस के साथ पेशेंट आया है, और ये वो दिस एंड दैट, इस तरह की हिस्ट्री आपको एमसीक्यूज में दी जा सकती है, ठीक है।
अच्छा जी, आप इसको जरा देख लेते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस को सेपरेटली। ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ प्रोलिफरेटिव ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा बाद में, पेनस फॉर्मेशन जो है, इरोडिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, तो आपके बोन सरफेस को भी और आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमने पहले भी देखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, उसको एरोड करेगा। ठीक है, तो डीजेनरेशन करेगा जो मैंने बताई थी अब। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसमें भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, फीमेल होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी फीमेल थी। ठीक है, HLA-DR4 की एसोसिएशन है इसकी। ठीक है, फोर वॉल्ड रूम, रिमाटोलॉजिस्ट को रूम इसने लिखा है। ठीक है, फोर वॉल्ड रूम, एक रूम की चार दीवारें होती हैं ना, तो फोर वॉल्ड रूम, तो HLA-DR4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, क्योंकि इट इज रिपीटेडली टेस्टेड इन MCQs। ठीक है, तो HLA-DR4 है, और HLA-DRB1। ठीक है, और स्मोकिंग के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, रिमोटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। और ये रिमोटॉइड फैक्टर अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या है, इट इज IgM। ठीक है, विच इज टारगेटेड अगेंस्ट यानी टारगेट करती है किसको, यहीं पे बना देता हूँ पिक्चर। इट टारगेट्स, ये इसका शेप बना दी मैंने। ठीक है, और ये अपने रिसेप्टर के थ्रू बाइंड कर रही है FC, FC पोर्शन ऑफ IgG। ठीक है, IgG के FC पोर्शन को टारगेट करती है ये IgM। तो दिस इज रिमोटाइड फैक्टर, दिस IgM। ठीक है, दिस IgM। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रिमोटाइड फैक्टर अगर वो पूछे कि क्या है, तो दैट इज IgM। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन 80% में पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि रिमोटाइड फैक्टर आपका जो है, ये कुछ कुछ इन्फेक्शंस में, लाइक हेपेटाइटिस C, उसमें भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनमें भी पॉजिटिव हो सकता है, और बाकी काफ़ी जगहों पे हो सकता है। दिस इज नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो होता है जो उसी डिजीज के लिए सिर्फ हो। तो अब अगर रिमोटॉइड फैक्टर को मैं स्पेसिफिक कहूँ, तो फिर इसे सिर्फ रिमोटॉइड आर्थराइटिस के लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको मैंने जैसे एक एक एग्जांपल दी कि हेपेटाइटिस C में भी पॉजिटिव होता है, तो दिस इज नॉन स्पेसिफिक रिमोटॉइड फैक्टर। ठीक है, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक फिर क्या है, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, मोर स्पेसिफिक, तो NTCCP। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है ना MCQ में, तो दिस इज करेक्ट फॉर डायग्नोजिंग rheumatoid arthritis बिकॉज इट इज मोर स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा जी, सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, स्वेलिंग। अब देखें, अब ये ट्रू इन्फ्लेमेशन है, rheumatoid आर्थराइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इसमें बहुत ज्यादा है इस डिजीज में इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्या करेगी इन्फ्लेमेशन, पेन भी कराएगी, स्वेलिंग भी कराएगी, रेडनेस भी कराएगी। ठीक है, रेडनेस भी होती है जॉइंट्स की। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर, इम्प्रूविंग विद यूज, ये यूज के साथ बेहतर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, जैसे ही जॉइंट्स हरकत में आते हैं, थोड़ा सा हीट अप होते हैं, तो वो ज़रा बेहतर
रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी अगर राइट हैंड और स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स, ये भी एक पॉइंट है रिमोटॉइड आर्थराइटिस का, ठीक है। यानी अगर राइट के जॉइंट इन्वॉल्व होगा, राइट की रिस्ट इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट की रिस्ट भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट है। और सिम्टम्स क्या है? फीवर, फटीग, वेट लॉस। लार्ज जॉइंट लाइक नी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट दैट विल बी इन्वॉल्व इन दी लेट इन द डिजीज। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, और अर्ली और ऑन इन द डिजीज स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेटर ऑन और लास्ट स्टेजेस ऑफ द डिजीज पे जाके लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक नी जॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्फ्लेमेशन है, सिस्टेमिक फीचर्स हैं, तो क्या होगा? फीवर भी होगा, फटीग, वेट लॉस, chronic systemic inflammation, increased risk of aortic stenosis development and progression। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी हैं, वो एंड पे अभी देखते हैं, वो नीचे एक टेबल बना हुआ है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो ये आपका, इसमें भी बरसा वगैरह की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, फिर ये हमने कर ली है, इरोजन्स होती हैं, जक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, सबकॉन्ड्रल सिस, जॉइंट स्पेस नैरोइंग, इसमें भी, ठीक है, सिमेट्रिकली। और डिफॉर्मिटीज होती हैं, सर्वाइकल सबलेक्सेशन, C1 C2 लेवल पे, ठीक है। और ये माइलोपैथी करा सकती है आपको, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। उसके अलावा अल्नर फिंगर डिविएशन, आपकी फिंगर्स ना कुछ ऐसी हो जाती हैं, ये अगर आपका थंब है, ये रिस्ट आपकी ना, रिस्ट जो है, यानी ये डायरेक्शन जो है, ये अल्नर साइड है, ये रेडियल साइड है ना, ठीक है। तो ये अल्नर की तरफ डिविएट हो जाएंगी, ये साइड जो है आपकी। तो दिस इज अल्नर डिविएशन, ठीक है। उसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बुटेनियर डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है। जी। अच्छा, अब ये क्या होता है? मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है। प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, और रिस्ट को भी, ठीक है। यूजली स्मॉल जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है ये डिजीज, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप स्वान नेक में आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे बनी हुई भी है। दिस इज द स्वान नेक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपका ये डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, ये फ्लेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, ये आपका एक्सटेंड हुआ हुआ है, ठीक है। एमसीक्यू आपको क्या बनेगा? अगर बना सकते हैं ना डिफॉर्मिटी का, क्या आपको आइडिया भी है कि नहीं है?
ठीक है, कि व्हाट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मिसाल दे रहा हूँ, या सिनेरियो दिया होगा कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी का फीचर क्या होगा, कोई इस तरह का करके वो आपसे पूछ सकता है। तो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन, ये स्वान नेक की तरह, ठीक है। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन यहाँ पे, ये समझ लें प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट था, ये डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है, और ये फिर आगे मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है। ये फिर आपके डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे नोड्स हैं, ठीक है, ये आपके प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, रिवर्स कर दें तो बुटेनियर डिफॉर्मिटी बन जाती है। प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट इधर एक्सटेंडेड था, इधर फ्लेक्स्ड है, स्वान नेक में, और इधर डिप जो था वो फ्लेक्स था, इधर डिप को क्या हो गया, एक्सटेंडेड है। तो एक चीज, एक का याद रख ले, दूसरे का रिवर्स आप कर सकते हैं, बुटेनियर है और स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, ठीक है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी बुशार्ड। बुशार्ड वगैरह का आपने याद रखना है कि वो नोड्स के हवाले से चीज है, बुशार्ड एंड हर्बर्डन, ठीक है। जबकि स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बुटेनियर डिफॉर्मिटी जो है, दीज आर रिलेटेड टू दी एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक है, इस तरह याद रखना। ये हो गई आपके, अब ट्रीटमेंट। अच्छा जी, एनसेड्स जो हैं, दे प्ले ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ, थोड़ा पेन एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेंगे, पेन प्लस इन्फ्लेमेशन को, बट नो रोल इन प्रिवेंटिंग जॉइंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई रोल नहीं है इनका जॉइंट डिस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसको रोकने में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका रोल अर्ली डिजीज में, अच्छा, तीन चीजें हैं इनके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शुड आइडियली बी अवॉइडेड, ठीक है। टू यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अगर बहुत जरूरी हो तो यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। थ्री, if long term use is required, if long term use required, then give protection from osteoporosis,
यानी आप विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन डी और बिस्फॉस्फोनेट्स वगैरह देंगे ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट किया जाए। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के यूज में रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये तीन पॉइंट्स आपने गौर से याद रखने हैं, ठीक है। अब ये आपकी ऑलमोस्ट पैथो भी कवर हो रही है और मेडिसिन भी कवर हो रही है। ठीक है। व्हाट एल्स डू यू वांट? ओके, देन डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। एनसेड मैंने आपको बताया कि सिम्टोमेटिक रिलीफ है। तो एनसेड्स के साथ अगर आपने कोई भी चीज इन्वॉल्व करनी है ना, तो दैट इज डीमार्ड्स, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, डीमार्ड्स। और डीमार्ड्स के बारे में है कि शुड बी यूज्ड, शुड बी स्टार्टेड एट अर्लीस्ट। ठीक है, शुड बी स्टार्टेड, दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग, ये आपकी जॉइंट डिस्ट्रक्शन, इरोजन्स, उन चीजों से बचाएंगे आपको। ठीक है, ये वो रोल प्ले करते हैं डीमार्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो आइडियली और वेल टॉलरेटेड में डीमार्ड है, दैट इज मीथोट्रेक्सिन। यूजली फर्स्ट चॉइस है डीमार्ड्स में। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा सल्फासेलाजीन वगैरह हैं। फिर बायोलॉजिक एजेंट्स आ जाते हैं, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स वगैरह। ठीक है। बायोलॉजिक एजेंट्स का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। बायोलॉजिक एजेंट्स ऑलवेज चेक फॉर लेटेंट टीबी बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, लेटेंट टीबी के लिए आप जरूर टेस्ट कराएंगे बिफोर स्टार्टिंग बायोलॉजिक एजेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब मीथोट्रेक्सेट का एक साइड इफेक्ट डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा साइड इफेक्ट्स हैं? मोस्ट कॉमन, वो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है। दो तरह के हैं, यानी आपकी जीआई सिस्टम से रिलेटेड है। एक तो स्टोमाटाइटिस और एक गैस्ट्रिक इरिटेशन। उसके अलावा साइटोपिनियाज करा सकती है। ठीक है, न्यूट्रोपिनिया वगैरह। ठीक है, साइटोपिनियाज। ठीक है। और मीथोट्रेक्सेट जो है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सी आई इन प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये जस्ट बेसिक बेसिक कुछ बातें इसकी मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो अब सिनेरियो जब भी बनेगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, यूजली 1 to 2 आवर्स की उसकी अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। हैंड के जॉइंट्स की यूजली बताएगा, या रिस्ट जॉइंट की स्वेलिंग। ठीक है। और कोई ना कोई एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन अब क्या आ जाती हैं। सब ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस की डिस्कस हो रही है। सर्वाइकल सबलक्सेशन हो सकती है, अपनी जगह से हिल सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा था C1 C2 के लेवल पे। ठीक है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स, यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोड्यूल होता है जिसमें सेंट्रल एरिया होता है आपका नेक्रोसिस का, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है। ठीक है।
उसके इर्द गिर्द फिर आपके हिस्टियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, फिब्रिन और नेक्रोसिस विद पैलिसेडिंग हिस्टियोसाइट्स। और ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज यूजली बोनी प्रोमिनेंसेस पे होते हैं, ये नोड्यूल्स, बोनी प्रोमिनेंसेस। मिसाल के तौर पे पीछे एक्सटेंसिव सरफेस पे, सरफेस ऑफ फोर आर। ठीक है, दो तीन मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसके अलावा लंग्स में भी हो सकते हैं ये। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस के साथ एसोसिएटेड हो तो फिर ये कैप्लान सिंड्रोम कहलाएगा। उसके अलावा चूंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी करा सकती है, प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया, स्प्लीनोमेगैली। फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है वो आपने देखना होता है साथ। स्प्लीनोमेगैली होती है, उसमें एनीमिया होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो फेल्टी सिंड्रोम और कैप्लान सिंड्रोम दो सिंड्रोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। ठीक है, एमाइलोइडोसिस, डबल ए एमाइलोइडोसिस। ठीक है, SAA एक्यूमुलेट हो जाता है तो एमाइलोइडोसिस। शॉर्जन सिंड्रोम भी हो सकता है। लेटर इन द डिजीज पेशेंट कैन डेवलप ड्राइनेस ऑफ आईज एंड माउथ। अगर ऐसा सिनेरियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और अब उसने ड्राइनेस ऑफ आईज और माउथ डेवलप कर लिए, तो दिस इज, ये आप फिर शॉर्जन सिंड्रोम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्क्लेराइटिस वगैरह और कार्पल सिंड्रोम, मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो सकती है, मीडियन नर्व कंप्रेशन। ये आज हमने बहुत डिटेल से टॉपिक की है, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंसेस। आई होप कि इससे बढ़ के आपको ज़्यादा अच्छा ना तो कोई पढ़ा सकता है और ना इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत है। ठीक है, पैथोलॉजी के भी आपके पॉइंट्स अच्छे खासे कवर हुए हैं, मेडिसिन के भी कवर किए हमने, और उसके साथ हमने साइड इफ़ेक्ट्स भी कवर किए। ठीक है, मेडिसिन के।